हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल द विटी टर्टल। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे करना है वो देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडल टाइम। सो आइडल टाइम बेसिकली क्या है? वो टाइम जहाँ पर वर्कर को पेमेंट तो दिया जा रहा है लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज योर आइडल टाइम। Idle time cost represents the wages paid for the time lost during which the worker does not work. Okay, जिस टाइम पे वर्कर काम नहीं कर रहा है उस टाइम के लिए जितना वेजेस आप दे रहे हैं दैट इज नोन एज योर व्हाट? आइडल टाइम कॉस्ट। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में क्या बोला है, डिफाइन किया है आइडल टाइम को। तो ये बोल रहा है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच द एम्प्लॉयज आर पेड and the employee's time booked against the cost object. ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। लेट्स से एक एम्प्लॉय है, एक वर्कर है जो कि एक जॉब कर रहा है, दैट इज जॉब ए। ठीक है, तो ये जॉब को करने के लिए उसने अपना टाइम बुक किया लेट्स से 10 बजे से लेके 12 बजे तक। ठीक है, 12 नून तक उसने अपना जो है टाइम बुक किया। उन्होंने टाइम तो बुक किया 10 से 12 का, लेकिन क्या वो पूरा 2 घंटा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए दे रहे हैं? नहीं। लेट्स से वो बीच में टी ब्रेक के लिए गए, टी ब्रेक के लिए वो गए 5 मिनट्स। फिर लेट्स से पावर फेलियर हो गया तो उसमें गया 10 मिनट्स। ऐसे ही करते करते लेट्स से उनका 30 मिनट्स लॉस हो गया। तो यहाँ पर उनको पेमेंट तो मिल रहा है 2 घंटे के लिए, लेकिन उसमें से वो काम कितने टाइम के लिए कर रहे हैं? 1.5 घंटे के लिए, 1.5 आवर्स के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पेमेंट मिल रहा है पूरे 2 घंटे के लिए। सो ये जो टाइम जिसमें उनको पेमेंट तो मिल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, दिस टाइम इज नोन एज योर आइडल टाइम। सो यहाँ पर भी वही बताया गया है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। दिस हैपन्स बिकॉज ड्यू टू वेरियस कॉजेज फॉर विच ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हर बार क्या है ना, आइडल टाइम के लिए वर्कर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ऑल्दो वर्कर आइडल रहता है और उसको फुल वेजेस पे किया जाता है, बट स्टिल हर बार वर्कर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पावर फेलियर हो गया, या फिर आपका जो रॉ मटेरियल है वो ख़त्म हो गया और नया जो स्टॉक है वो आया नहीं, तो इन सारे केसेस में ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वैसे ही अभी हम लोग देखने वाले हैं व्हाट कैन बी द कॉजेज लीडिंग टू आइडल टाइम, और इसको हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल, इनहेरेंट और अनअवॉइडेबल आइडल टाइम। सो ये क्या है? जो कि नॉर्मल आइडल टाइम है। लेट्स से वो टाइम लॉस्ट बिटवीन द गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क। आप लोग गेट के अंदर एंटर किए और आपने टाइम बुक कर लिया उस टाइम पे, लेकिन आप जब गेट से लेके अपने प्लेस ऑफ वर्क तक चल के आएंगे, जो आपको 5 मिनट 7 मिनट लगेगा वो चल के आने में, दैट इज़ योर आइडल टाइम। और इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, आपको तो एनीवे वो करना पड़ेगा। फिर है आपका ब्रेक फॉर टी, राइट, ये तो हर वर्कर की ज़रूरत होती है। फिर है टाइम इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर। एक जॉब से आप जब दूसरी जॉब में स्विच करते हैं तो उसके लिए भी आपको बीच में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। टाइम फॉर टूल सेटिंग, एडजस्टमेंट ऑफ मशीन्स। सो दीज आर व्हाट? दीज आर अनअवॉइडेबल आइडल टाइम्स। नेक्स्ट है योर नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम क्या है? दिस इज लाइक वेटिंग फॉर जॉब्स। जैसे कि आप लोग फैक्ट्री में एंटर तो कर चुके हैं, अपने प्लेस ऑफ वर्क पर पहुंच भी चुके हैं, लेकिन आप क्या जॉब करना है उसका आप वेट कर रहे हैं, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत है जो कि अभी तक मिला नहीं है आपको, मटेरियल्स या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको अपने सुपरवाइज़र से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है और आप खड़े होकर वेट कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस टाइम के लिए आपको पेमेंट तो मिल रहा है बट यू आर नॉट वर्किंग एनीथिंग। फिर क्या है? स्मॉल पावर फेलियर्स, जैसे 5 मिनट 10 मिनट का कभी कभार पावर फेलियर हो जाता है। स्मॉल ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, बहुत गर्मी है तो उसमें काम करना आपका एफिशिएंसी जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। थर्ड क्या है? एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है? जैसे कि अभी पैंडेमिक आ गया और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे
ऑलमोस्ट सारे बंद हो गए। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ ग्लोबल पैंडमिक। सिमिलरली वैसे सारे सिचुएशंस जो कि आप लोगों ने पहले सोचा नहीं था लेकिन वो सडनली अराइज हो गए, जैसे कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सडनली होर्डिंग हो गया और आपका जो रॉ मटेरियल पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाया, या फिर उसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और नेगोशिएशन में आपको टाइम लग रहा है, या फिर स्ट्राइक्स हो गया, लॉकआउट्स हो गया, फायर या फिर फ्लड हो गया, या फिर स्टॉर्म हो गया, जैसे अभी निसर्ग आया था महाराष्ट्र में, या फिर उड़ीसा में जैसे हर बार आता ही रहता है स्टॉर्म। तो वैसे केसेस में क्या है ना, आपका जो एबनॉर्मल आइडल टाइम बहुत ज़्यादा अराइज होता है। नेक्स्ट इज व्हाट? कंसील्ड आइडल टाइम। कंसील्ड आइडल टाइम क्या है? इट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ जॉब ब्रेकिंग वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आपके पास कम एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास कम वर्कर्स हैं जो कि स्किल्ड हैं, लेकिन उनसे आप अनस्किल्ड काम करा रहे हैं। जैसे कि somebody इज़ स्किल्ड इन ऑपरेटिंग मशीन्स, लेकिन आप उनसे क्या करा रहे हैं? क्लीनिंग करा रहे हैं, ग्रास कटिंग करा रहे हैं, गार्डनिंग करा रहे हैं। तो ये सब जो है, ये सब आपका माना जाता है आइडल टाइम में। फर्दर क्या बोल रहा है? आइडल टाइम शुड नॉट बी बुक्ड डायरेक्टली टू जॉब्स। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आइडल टाइम को आपके जॉब के साथ बुक कर दोगे, डायरेक्टली आप अगर जॉब के साथ उसको चार्जेबल कर दोगे, तो उससे क्या है ना, डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट है वो सडनली बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है ना, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं कि आइडल टाइम कॉस्ट आपका कितने टाइम से कितना रह रहा है। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो इसीलिए क्या करना है, आपको जो आइडल टाइम है उसको आपको जॉब से डायरेक्टली चार्ज नहीं करना है। ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर? जैसे कि आप टाइम बुकिंग करते हैं। टाइम बुकिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें एक वर्कर का प्रोडक्टिव आवर्स कितना है वो नहीं पता चलता है। तो सिमिलरली अगर आप टाइम बुकिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपका तो पता नहीं चलता है कि कितना टाइम आपका आइडल हुआ, कितना वेटिंग टाइम हुआ। तो इसीलिए एक सेपरेट आइडल टाइम कार्ड भी इशू करना चाहिए, या फिर कोई रजिस्टर इशू करना चाहिए जिसमें कि हर वर्कर अपना आइडल टाइम रिकॉर्ड करके रखेगा अलोंग विद द रीज़न कि आइडल टाइम क्यों अराइज हुआ। ऐसे करने से क्या है, आइडल टाइम को आप कंट्रोल इजीली कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आइडल टाइम। फर्स्ट आता है अनअवॉइडेबल आइडल टाइम। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है जैसे आप फैक्ट्री के गेट से अपने प्लेस ऑफ वर्क तक चल के जा रहे हैं, आपको जो 5 मिनट 7 मिनट लग रहा है, दैट इज योर अनअवॉइडेबल आइडल टाइम। दिस वुड बी फॉर इनसिग्निफिकेंट पीरियड्स। ओके, इसका कुछ ऐसे फिक्स्ड नहीं रहता है कि इस टाइम के लिए होगा या उस टाइम के लिए होगा। इट मे बी कभी ये 3 मिनट लग सकता है, कभी ये 7 मिनट लग सकता है, कभी ये 10 मिनट भी लग सकता है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जब भी आप करेंगे तो ये जो अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है उसको आप कहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर आप उसको मर्ज कर देंगे? अपने प्रोडक्शन ऑर्डर और स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर में, जिसमें वो वर्कर अदरवाइज एम्प्लॉयड होता। लेट्स से वो मशीन ऑपरेटिंग के लिए जा रहा है, तो आप ये जो 5 मिनट या 7 मिनट है वो आप उस मशीन ऑपरेटिंग के ही ड्यूरेशन में मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज योर नॉर्मल आइडल टाइम। तो नॉर्मल आइडल टाइम जो भी होता है आपका, जैसे कि आप टूल्स के लिए या मटेरियल्स के लिए या इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो आपका फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड को ही डायरेक्टली चार्जेबल हो जाता है। ऑब्वियसली आप तो हैं फैक्ट्री में और वहीं पर ही आपका जो काम है वो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस ओनली आपका काम नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, तो ये चार्जेबल कहाँ पर हो जाएगा? फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में। थर्ड इज योर एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है? जैसे स्ट्राइक हो गया या लॉकआउट्स हो गया, स्टॉर्म आ गया, तो उस केस में पेमेंट फॉर सच आइडल टाइम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट and it is chargeable to what? It is chargeable to costing profit and loss account। या फिर अगर अकाउंट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है तो उस केस में आप लोग इसको डायरेक्टली P&L अकाउंट में भी चार्ज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों समझ में आ गया।
इसका जो है फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, टेंडेंसी टू कंसील आइडल टाइम। कंसील मतलब क्या है, जैसे मैनिपुलेट करना अपने टाइम को, या फिर जो स्किल्ड लेबर है उनसे अनस्किल्ड काम कराना। सो इट इज़ अ नॉन इफेक्टिव टाइम एंड द रिजल्टेंट लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो ये एक ना नॉन इफेक्टिव टाइम है ये। अगर आप कंसील्ड आइडल टाइम अराइज हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करता है, आपका जितना भी प्रॉफिट आपको मिल सकता था वो उतने का लॉस हो जाता है आपका। और ये क्या करता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है। सो ये जो कंसील्ड आइडल टाइम है इसका ये तो ऑब्वियस रीजंस के लिए भी हो, बट फिर भी इसको हर माइनर डिटेल इसका रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप इसको विजिलेंट रहें, इसके प्रति आप इसके प्रति वॉचफुल रहें, केयरफुल रहें, सो दैट ये जो कंसील आइडल टाइम है ये आपका अराइज ना हो। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आइडल टाइम को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी टेकन। सो फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन इन एडवांस। आप लोग अगर प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे कि अगर प्लानिंग कर लेंगे और उसके लिए उस प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हैं, फिर चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो, टूल्स हो, मशीन्स हो या फिर मटेरियल्स हो, ये सब चीज़ों को अगर आप पहले से ही प्लान करके अरेंज करके रखेंगे इन एडवांस, तो उस केस में आपका जो है आइडल टाइम जितना भी अराइज होता है वो आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन इन एडवांस। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है टाइमली प्रोविजनिंग ऑफ मटेरियल्स। जितना भी आपके पास मटेरियल्स हैं अगर आप उसको टाइमली प्रोवाइड करेंगे, लेट्स से अभी 2 घंटे तक इतने मटेरियल 1000 kg की ज़रूरत है, आप उतना ही पहले प्रोवाइड कर देंगे, फिर अगले 2 घंटे में आपको 1200 kg की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में क्या है, आइडल टाइम नहीं होता है। अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट होकर वर्कर्स के बीच में आइडल टाइम अराइज होता है। थर्ड पॉइंट इज रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स सो दैट आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी मशीन्स का मेंटेनेंस करते रहेंगे तो आप जो सडन ब्रेक डाउन है या अनएक्सपेक्टेड ब्रेक डाउन है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, केयरफुल वॉच ओवर द लेबर यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट। अगर आप लेबर को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को अगर आप केयरफुली स्टडी करेंगे, उसको आप अगर उसके प्रति विजिलेंट रहेंगे, तो उस केस में भी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर जो आइडल टाइम अराइज हो रहा है, लेबर का जो यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, उसको हम लोग कैसे बराबर कर सके, उसको हम लोग कैसे नॉर्मलाइज कर सके, है ना। और यहाँ पर जब भी प्रिवेंटिव मेजर्स की बात आती है, फिर चाहे वो आइडल टाइम की हो या फिर किसी और चीज़ की भी हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। जैसे आइडल टाइम के केस में आप क्या करेक्टिव मेजर लेंगे, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आइडल टाइम। आइडल टाइम आपका कैसे अराइज हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या आपका कॉज है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज की क्लास में जो सेकेंड टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ लेबर टर्नओवर। सो लेबर टर्नओवर क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब लेबर फोर्स थोड़ा चेंज होता है, कुछ लेबर रिज़ाइन करते हैं, कुछ नए लेबर रिक्रूट होते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है आपका लेबर टर्नओवर। सो बुक में दिया है, लेबर टर्नओवर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज चेंज इन लेबर फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड मेजर्ड अगेंस्ट अ सूटेबल इंडेक्स। एक सूटेबल इंडेक्स यानी कि एक बेस है जो आपका, उसके अगेंस्ट जब आप देखते हैं कि लेबर फोर्स में एक चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ लेबर्स एम्प्लॉयड में एक चेंज आ रहा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, लेट्स से 10 महीने के दौरान लेबर फोर्स में एक चेंज आ रहा है, तो उसको बोला जाता है लेबर टर्नओवर। सो जो रेट ऑफ लेबर टर्नओवर होता है वो किसी भी इंडस्ट्री का बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि वो किस टाइप का इंडस्ट्री है, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, क्या ये सर्विस बेस्ड है या फिर ये प्रोडक्ट बेस्ड है या ये मार्केटिंग बेस्ड है, किस बेस्ड है। जैसे कि सर्विस बेस्ड है अगर, तो उस केस में लेबर टर्नओवर जो है वो
प्रोडक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रहता है। सिमिलरली जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका इंडस्ट्री है, उसका साइज़ क्या है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, और व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द लेबर फोर्स, मतलब डेमोग्राफी क्या है आपके लेबर फोर्स का। तो इसीलिए एक कंट्रोल्ड लेवल ऑफ लेबर टर्नओवर अगर आ जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, and it helps the firm to adjust the size of its labor force in response to needs such as for जैसे सीजनल चेंज होता है और टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, तो उस केसेस में हमें लेबर को जो है वो हमारे क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स को हमें चेंज करना ही पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कंट्रोल्ड लेवल ऑफ लेबर टर्नओवर इज़ कंसिडर्ड डिज़ायरेबल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर क्या क्या हैं। इसके बेसिकली 3 कॉजेस हैं। द फर्स्ट वन इज पर्सोनल कॉजेस, सेकेंड है अनअवॉइडेबल कॉजेस, एंड थर्ड है अवॉइडेबल कॉजेस। पर्सोनल कॉजेस में क्या है, जैसे कि एक वर्कर अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम्प्लीटली अपने पर्सनल ग्राउंड पे अपने निजी इश्यूज़ के वजह से अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसको छोड़ के जा रहा है। जैसे कि लेट्स से वो अपने जॉब को लाइक नहीं कर रहा है, या फिर उसका पोस्टिंग जिस एरिया में हुआ है वो उस लोकेलिटी, उस एनवायरनमेंट में कोप अप नहीं कर पा रहा है, या वो उसको पसंद नहीं आ रहा है। सेकंड है कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लाइक एजड पेरेंट्स हैं अगर दूर और उनके पास जाना है, तो उस केस में भी लेबर छोड़ के चले जाते हैं। थर्ड क्या है, चेंज ऑफ लाइन फॉर बेटरमेंट। ये जो पॉइंट है ये तो आजकल के यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लोग क्या करते हैं, जॉब हॉपिंग करते हैं। जॉब हॉपिंग मतलब क्या, एक जॉब छोड़ के बार बार और किसी जॉब में एम्प्लॉयड होना। तो वो लोग उनको लगता है कि हाँ, हम अगर बार बार जॉब चेंज करते रहेंगे तो ये हमारे बेहतर के लिए होगा। सो चेंज ऑफ लाइन फॉर बेटरमेंट। फोर्थ है रिटायरमेंट ड्यू टू ओल्ड एज एंड इल हेल्थ। जैसे बहुत लोग ओल्ड एज की वजह से रिटायर्ड हो जाते हैं, या फिर VRS ले लेते हैं, अपनी तबीयत ख़राब है या कुछ इश्यूज़ हैं। और लास्ट है डेथ। सो ऐसे केसेस में क्या है ना, एम्प्लॉयर कैन प्रैक्टिकली डू नथिंग टू हेल्प दीज पीपल। एम्प्लॉयर यहाँ पर कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता है। सेकेंड पॉइंट है अनअवॉइडेबल कॉजेस। अनअवॉइडेबल कॉजेस क्या है, ऐसे केसेस में मोस्टली जो एम्प्लॉयर है या फिर जो मैनेजमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो लोग ही खुद बोलते हैं वर्कर्स को कि आप लोग प्लीज़ हमारा ये कंपनी छोड़ के चले जाइए। तो वो कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस में होता है, रीट्रेंचमेंट ड्यू टू सीजनल ट्रेड, शॉर्टेज ऑफ एनी मटेरियल। अगर रीट्रेंचमेंट मतलब क्या, एक परमानेंट ले ऑफ, मतलब परमानेंटली आप टर्मिनेट कर देंगे अगर एक एम्प्लॉय को कि आप ये जॉब छोड़ दीजिए। उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, लाइक सीजनल ट्रेड, वो एम्प्लॉय जिस टाइप का काम कर रहा है अभी उसका और ट्रेंड नहीं रहा, या फिर वो जिस टाइप के मटेरियल के साथ डील करते हैं वो मटेरियल अभी शॉर्टेज है, तो उनको तो हमारी कंपनी को दूसरे मटेरियल का प्रोडक्शन करना है। सेकंड क्या है, डिस्चार्ज ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड। लेट्स से कोई वर्कर है जिन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो उस केस में उनको डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे टर्मिनेट कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट इज डिस्चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूड और लॉन्ग एब्सेंस। अगर एक एम्प्लॉय है जो कि बार बार एब्सेंट रह रहा है, रेगुलरली इरेगुलर है, तो उस केस में उनको बोला जाता है कि आप प्लीज़ ये कंपनी छोड़ के चले जाइए, या फिर उनको फायर कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट इज अवॉइडेबल कॉजेस, जैसे कि अंडर दिस हेड मे बी ग्रुप्ड द कॉजेस विच नीड द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट मोस्ट। ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैनेजमेंट को पता नहीं रहती कि एम्प्लॉयर्स की ये ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अनसूटेबिलिटी ऑफ जॉब, जो लेबर यहाँ पर काम कर रहे हैं मे बी वो लोग दूसरे किसी चीज़ में स्किल्ड हैं
और अभी वो लोग जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। सेकंड है लो पे एंड अलाउंसेस। जितने भी स्किल्ड लेबर हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो लोग जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं काम, दैट इज़ देयर मॉनेटरी बेनिफिट, लेकिन अगर उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनका जो पे है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, अलाउंसेस उनको नहीं मिल रहा है, या फिर उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो उनके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर उनके जो को वर्कर्स हैं उनके साथ अनहैप्पी रिलेशंस हैं, रिलेशंस ठीक नहीं है, उनके जो सुपीरियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जो उनके सीनियर हैं, उनके साथ अनसेटिस्फैक्टरी बिहेवियर कर रहे हैं वो लोग, या फिर राइवल ट्रेड यूनियन के साथ उनका कुछ डिस्प्यूट है, कुछ झगड़ा है, कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर वहाँ पर जिस लोकेलिटी में उनका फैक्ट्री या उनका ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, मेडिकल और बाकी सारी चीज़ों का जो है फैसिलिटी नहीं है, या फिर वहाँ पर कुछ रिक्रिएशनल सेंटर्स नहीं हैं, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर स्कूल्स नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो ऐसे सारे केसेस में क्या है, ये जो है ये सब अवॉइडेबल कॉजेज़ हैं। तो इन सारे कॉजेज़ की वजह से भी कई बार क्या होता है, जो लेबर टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से अपना जॉब छोड़ के चले जाते हैं, सो दैट अगेन न्यू लेबर रिक्रूट करना पड़ता है। तो दीज आर बेसिकली द मेन फैक्टर्स फॉर इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू मेजर लेबर टर्नओवर, और उसके साथ साथ ही हम लोग 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल दोबिटी टर्टल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट करें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू में पूछ सकते हैं।